thing onto the aggregate. That would be basically checking the toughness of the aggregate. In order to perform this test, sufficient quantity of aggregate are considered into the mold and subjected to 15 number of blows with the help of hammer having the weight of 14 kg. ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, वैसे ही आप करोगे जैसे पुराने वाले में किया था. 2 सेट्स ऑफ सीव आपने ली है, 12.5 mm सीव ली है, 10 mm सीव ली है, उससे पास कराया एग्रीगेट को आपने, और 10 mm सीव पर जो भी आपका एग्रीगेट रिटेन करेगा उस पर आप ये टेस्ट परफॉर्म करोगे. ठीक है, इसमें करते क्या है बेसिकली, इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक नोन अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ले रहे हैं, उसके ऊपर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर इम्पैक्ट मशीन. ये जो इम्पैक्ट मशीन होती है, इसमें बेसिकली जो लोड एग्रीगेट के ऊपर दिया जाता है, सडन लोड दैट इज ऑफ 14 kg अराउंड, 14 kg का लोड होता है, दैट इज बीइंग अप्लाइड ओवर द एग्रीगेट सच दैट द यू कैन से टफनेस ऑफ द एग्रीगेट इज बीइंग चेक्ड. ठीक है, उसमें कुछ नहीं किया हमने, एग्रीगेट को फिल कर दिया अपने मोल्ड में. ये आपको मोल्ड दिख रहा है, इसके ऊपर ये पूरी असेंबली होती है. यहाँ पर एक यू कैन से बार टाइप का रहता है, उसको आप प्रेस ऑफ कर दोगे तो ये पूरा अपैरेटस इसके ऊपर जाके गिरेगा. तो इसमें जो भी एग्रीगेट फिल्ड होंगे उन पर इम्पैक्ट आएगा. इम्पैक्ट आने के बाद वो क्रश आउट हो जाएंगे. फिर अगेन सेम वही हम करेंगे, जो भी हमारे एग्रीगेट बचे हैं उसको 2.36 mm सीव से सीव आउट कर लेंगे. उसके बाद जो भी रिटेन होगा, रिटेन्ड ओवर द इनिशियल वैल्यू इनटू 100, दैट विल गिव यू एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू. ओके, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टफनेस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टफनेस एंड यू कैन से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? Am I audible to all? Hello, am I audible to all? Yes sir. Yes sir. Am I audible? Toughness से क्या समझते हैं आप? What do you mean by toughness? Toughness is basically toughness क्या होता है? Can anybody tell me? What do you mean by toughness? टफनेस अगर आपको नहीं पता तो ये टेस्ट कैसे आप करोगे? व्हाट इज टफनेस? अभी मैंने बताया टफनेस इज बेसिकली रेजिस्टेंस टू द इम्पैक्ट लोडिंग. ओके, जितना ज्यादा एग्रीगेट मेरा रेजिस्टेंट होगा इम्पैक्ट लोडिंग के लिए उतना अच्छा होगा मेरे लिए. जब भी मैं हाईवे पे कंस्ट्रक्शन करूंगा तो जो लोडिंग होती है दैट इज गोइंग ऑन ओवर द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट, सो इट शुड बी एबल टू रेजिस्ट द इम्पैक्ट लोडिंग ऑल्सो. जब भी हम AIV की बात करेंगे यानी कि एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू भी जनरली 40 to 45 लाई करती है. इट शुड नॉट एक्सीड 45. ओके, जनरली 40 to 45 के बीच में लाई करती है. इट शुडंट एक्सीड 45. बेसिकली जब भी बात करोगे आप तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 40 से 45 के बीच में आनी चाहिए. ठीक, दोनों टेस्ट को करने का प्रोसीजर सेम है, बस मशीन में डिफरेंस है. प्रोसीजर सेम है. इनिशियल एग्रीगेट जो आपने लिया है उसको 12.5 mm और 10 mm की सीव के सेट के थ्रू पास किया है. 12.5 mm की ऊपर की जो सीव है उससे मैंने एग्रीगेट को पास किया है. 10 mm की सीव पर वो जाकर रिटेन हुआ है. उस रिटेन्ड एग्रीगेट को मैंने मोल्ड में पुट कर दिया है. मोल्ड में पुट करने के बाद मैंने उस पर इम्पैक्ट लोडिंग की है. इम्पैक्ट लोडिंग की है विद द हेल्प ऑफ दिस हैमर रैमर which is having the weight of around 14 kg. Okay, the blows generally which are given are 15 blows. 15 number of blows are being given. 15 number of blows are being given. After that, the aggregate which is left behind in the mold is being, you can see, through 2.36 mm. The resultant which you are getting divided by the initial value will give you the aggregate impact
वैल्यू। अब ये हो गया इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। अब नेक्स्ट टेस्ट की अगर हम बात करें तो एब्रेजन वैल्यू की हम बात करेंगे। एब्रेजन क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज एब्रेजन? These all equipments are available in your lab. Whenever you come to the college, you can perform this live, okay? Or you can see the videos on the YouTube also. What do you mean by abrasion? Resistance to abrasion, indentation, penetration, these all things are hardness. जब भी हम हार्डनेस की बात करेंगे, ये एग्रीगेट की हमें हार्डनेस चेक करनी है, दैट मीन्स वी विल कैलकुलेट द एब्रेजन वैल्यू। तो एब्रेजन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 टेस्ट अवेलेबल होते हैं। पहला जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं पहला टेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव टेस्ट विच इज अवेलेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस वैल्यू इज यू कैन से लॉस एंजलिस टेस्ट। लॉस एंजलिस टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है डेविल्स एट्रीशन टेस्ट, डेविल्स एट्रीशन टेस्ट। थर्ड आपका होता है डाउरीज टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट बेसिकली होते हैं जिसकी मदद से हम एग्रीगेट की हार्डनेस और यू कैन से एब्रेजन वैल्यू और रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन और पेनिट्रेशन कैन बी फाउंड आउट। तो जब भी हम एग्रीगेट की रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, पेनिट्रेशन और यू कैन से एब्रेजन और हार्डनेस निकालने की जब भी हम बात करेंगे तो हम लॉस एंजलिस टेस्ट परफॉर्म करेंगे या डेविल्स एट्रीशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे या डॉरीज टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लॉस एंजलिस टेस्ट का जो अपैरेटस होता है कुछ ऐसा होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप का रहता है, इसमें एक मोटर लगी होती है और इसमें स्टील बॉल्स रहती है। स्टील बॉल, इसके अंदर कुछ स्टील बॉल्स प्लेस्ड रहती है, ठीक है, स्टील बॉल। इसमें क्या करते हैं हम? इन दिस टेस्ट this cylinder is being rotated 500 number of times at the speed of 30 revolution to 33 revolution per minute। मतलब कि 1 मिनट में हम 30 से लेकर 33 रेवोल्यूशन देंगे। मतलब इस स्पीड से ये इसकी मोटर चलती है। द रेवोल्यूशन विच इज गिवन पर मिनट लाइज बिटवीन 30 to 33। मतलब 30 से 33 के बीच में रेवोल्यूशन रहता है। इसके अंदर स्टील बॉल्स होती हैं। स्टील बॉल्स क्या करेंगी? स्टील बॉल्स जो भी सैंपल आपने इसके अंदर फिल किया है, जो भी सैंपल आपने फिल किया है उसके ऊपर एब्रेड करेंगी और यू कैन से उसके ऊपर एक्ट करेंगी, ओके। तो एग्रीगेट के लिए जब भी हम एग्रीगेट की बात करेंगे जो पेमेंट में यूज होने हैं, जो भी पेमेंट में यूज होते हैं, पेमेंट मतलब कि द अपर सरफेस ऑफ द रोड, द एग्रीगेट्स विच आर यूज्ड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द रोड और यू कैन से पेमेंट, उनके लिए जनरली जो आपकी लॉस एंजलिस वैल्यू है वो 30 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। और किसी भी कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो किसी भी कंस्ट्रक्शन में 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रोड के लिए अगर स्पेसिफिक बात करूं कि रोड में अगर मैं यूज कर रहा हूं एग्रीगेट को तो उसकी जो एब्रेजन वैल्यू है वो आपकी 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर रोड के अलावा कहीं और उस एग्रीगेट को यूज कर रहा हूं तो जो एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू है वो 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा लॉस एंजलिस टेस्ट जब मैं परफॉर्म करता हूं तो ये चीजें मुझे ध्यान रखनी है। Data which I get from these tests is important for the use of aggregate in different activities। Aggregate की जो वैल्यू आएगी, एब्रेजन वैल्यू आएगी, वो हमें बताएगी कि ये वाला एग्रीगेट हम कहाँ यूज कर सकते हैं। इधर दिस एग्रीगेट इज यूजफुल इन केस ऑफ पेमेंट और नॉट, इन केस ऑफ पेमेंट डिजाइन और नॉट, or whether this aggregate is used for the purpose of mixed design or not। Suppose I am taking an example। First of all, whenever we are building a highway, जब भी हम हाईवे प्रपोज कर रहे हैं या बिल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या देना होता है? मुझे देखना पड़ता है सॉइल सबग्रेड को। सॉइल सबग्रेड को मुझे देखना पड़ता है। तो मेरा सबसे लोअर मोस्ट पार्ट विच इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द सॉइल इज योर सॉइल सबग्रेड। सो व्हेनेवर I am talking about the soil subgrade shall be such that it must be able to resist all the load which is coming over the subgrade from the other layers as well as
from the vehicles which will be moving over the soil subgrade. Okay. तो सॉइल सबग्रेड मेरा ऐसा होना चाहिए जो कि रेजिस्ट कर सके लोडिंग को जो उसके ऊपर की लेयर्स के द्वारा आ रही है सबग्रेड पे और सॉइल पे। अब ये जो लोडिंग है वो कहाँ से आ रही है? बाय द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल विच इज द व्हीकल्स विच आर मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द पेवमेंट। ठीक है, तो वहां से ये लोडिंग आ रही है। सपोज मेरा सॉइल सबग्रेड ऐसा है कि वहां पर क्लेई सॉइल प्रेजेंट है या फिर मैं बोलूं कि ब्लैक कॉटन सॉइल प्रेजेंट है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल अगर सबग्रेड में मेरे प्रेजेंट है तो हम जानते हैं व्हेनेवर ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रेजेंट soiling and shrinkage is predominant in case of you can say black cotton soil। जब भी black cotton soil सबग्रेड में प्रेजेंट होगी तो उस केस में soiling और shrinkage होगी। अब soiling और shrinkage क्या होती है? जब भी मेरी soil सबग्रेड वाटर के कांटेक्ट में आएगी, वाटर की कांटेक्ट में जब भी मेरी soil सबग्रेड आएगी तो जैसे ही उसमें मॉइस्चर आएगा तो वो सॉइल हो जाएगी और जैसे ही मॉइस्चर चला जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगी। सो दिस सॉइलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर इन केस ऑफ योर ब्लैक कॉटन सॉइल और ब्लैक कॉटन सबग्रेड इज बेसिकली वेरी हार्मफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट। ओके, क्योंकि सॉइलिंग श्रिंकेज होगी तो सबग्रेड मेरा मूव करेगा डाउनवर्ड। सबग्रेड में जरा सी की हलचल होती है तो ऊपर वाली लेयर्स में क्रैक डेवलप हो जाएंगे, योर whole pavement can you can say collapse। okay, so जहाँ पर भी ब्लैक कॉटन सॉइल होगी तो वहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी जिनके द्वारा हम सबग्रेड को स्टेबलाइज करेंगे। उन टेक्निक्स को हम बोलते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक। व्हाट आर सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक? द टेक्निक्स विच आर हेल्पफुल फॉर आवाज नहीं आ रही। और एनहांसिंग दी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। व्हाट? Am I audible? Voice is not clear. हेलो, क्लियर है सर? अब क्लियर है? हम 2 लाख पहले तो सुनाई नहीं दिया। क्या सुनाई नहीं दे रहा है? पहले की 2-4 लाइन बोली ना आपने, वहाँ से आवाज क्लियर नहीं थी। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जब सॉइल सबग्रेड की हम टेस्टिंग करते हैं, इनिशियली क्या होता है, जब भी आपको कोई भी पेवमेंट डालना है, ठीक है, रोड आपको बनानी है बेसिकली, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबग्रेड की टेस्टिंग करते हैं। सबग्रेड कौन सा पोर्शन होता है? दैट इज डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल। तो सॉइल में अगर हमने देखा कि सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं है, सपोज बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, ज्यादा वो लोड रेजिस्ट नहीं कर सकती है, तो उसके ऊपर हम पेवमेंट की लेयर डालेंगे और हम जब भी लेयर डालेंगे उसके ऊपर व्हीकल जब भी मूव होंगे तो वो कोलैप्स करेगा सबग्रेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो सबग्रेड मेरा है उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। सबग्रेड को मुझे स्टेबलाइज करना पड़ेगा, सॉइल सबग्रेड को। तो सॉइल सबग्रेड को स्टेबलाइज करने के लिए मेरे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं? बेसिकली हम कुछ केमिकल्स यूज करके भी सॉइल को स्टेबलाइज कर सकते हैं, सबग्रेड को। हाँ, और या तो हम कॉम्पैक्शन करके कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी क्रिकेट की पिचेस बनती है स्टेडियम की, तो आपने देखा होगा वहाँ रोलर से कॉम्पैक्शन होता है। तो कॉम्पैक्शन से क्या होता है? बेसिकली कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द वॉइड्स। क्या होता है कि जो भी आपके पार्टिकल्स हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, बट स्टिल आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जो सॉइल सबग्रेड होता है इट इज अ बेसिकली 2 फेज सिस्टम। ठीक है, अगर मैं वैसे तो सॉइल जो है वो 3 फेज सिस्टम होती है, उसमें सॉलिड्स होते हैं, उसमें सॉलिड होते हैं, उसमें क्या होता है वॉइड्स होते हैं आपके। बेसिकली वॉइड्स में आपके एयर भरी हो सकती है या फिर वाटर भरा हो सकता है। तो वॉइड्स में अगर एयर भरी हुई है दैट मीन्स उसकी जो डेंसिटी है वो कम है। ठीक है, जो पैकिंग अरेंजमेंट है दैट इज लूज।
तो जब आप कॉम्पैक्शन करते हो, मतलब कि रोलर चला रहे हो, ये मैकेनिकल मीन्स है। मैकेनिकल मीन्स के द्वारा जब भी हम सबग्रेड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, मैकेनिकल मीन्स के द्वारा जब भी हम सबग्रेड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, रोलर चलाते हैं। रोलर जैसे ही आप चलाओगे सबग्रेड के ऊपर, तो पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे और एयर जो है वॉइड से रिलीज हो जाएगी। वॉइड से जब एयर रिलीज हो जाएगी, पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली शियर स्ट्रेंथ भी सॉइल सबग्रेड की बढ़ जाएगी। तो एक तरीका तो ये है, जब हम सबग्रेड डालें, जब भी हम सबग्रेड डालें तो हम क्या करें, सबसे पहले चेकिंग कर लें सबग्रेड की, सॉइल सबग्रेड की हम चेकिंग कर लें। चेकिंग करने के बाद हम उसकी बियरिंग कैपेसिटी को पता कर लें। व्हाट इज बियरिंग कैपेसिटी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोड दैट द सबग्रेड कैन टेक बिफोर फेलिंग। ओके, फेल होने से पहले सबग्रेड जो लोड ले पा रहा है, सॉइल सबग्रेड, ठीक है, तो वो उसकी यू कैन से बियरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक, तो हम बेसिकली सबसे पहले सॉइल सबग्रेड की टेस्टिंग कर लेते हैं। फिर जब सबग्रेड ठीक ठाक है तो हम ऊपर वाली लेयर्स पे मूव करते हैं। तो उसके लिए हम एग्रीगेट के टेस्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताए। एग्रीगेट के टेस्ट करते हैं, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू करते हैं, एब्रेजन वैल्यू, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। तो सबग्रेड एक इम्पॉर्टेंट रोल मेरा प्ले करता है। तो ये तो मैंने आपको मैनुअल कॉम्पैक्शन बता दिया। ऐसे ही कुछ केमिकल्स आते हैं, केमिकल्स के द्वारा भी हम कर सकते हैं। जैसे मेरी सॉइल है दैट इज नॉट हैविंग इनफ बियरिंग कैपेसिटी, तो मैं कुछ केमिकल यूज कर लूंगा। कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है, उसको यूज कर लूंगा, लाइम यूज कर लूंगा। तो उसकी मदद से मैं अपनी सॉइल को स्टेबलाइज कर लूंगा। ठीक है, और आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होते हैं कुछ। आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट का यूज करके भी आप सॉइल को स्टेबलाइज करते हो, सॉइल सबग्रेड को आप इम्प्रूव करते हो। इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन कौन से होते हैं? बेसिकली जो यूजफुल है आजकल, जो यूजफुल है बेसिकली इंडस्ट्रियल वेस्ट कौन कौन से हैं? जैसे कि आपकी ब्रिक क्लिंडर, आपने देखा होगा ब्रिक, जहाँ पर ब्रिक बनती है वहां पर किल्न्स होती हैं, बहुत सारी किल्न होती हैं, भट्टियां होती हैं, तो वहां पर डस्ट रिलीज होता है। वो डस्ट हम सॉइल में मिला लें और उसको डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स कर दें, उसके बाद हम रोलिंग कर दें, तो सॉइल सबग्रेड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दूसरा आपका होता है सीमेंट क्लिंडर। सीमेंट को जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ड्राई प्रोसेस, तो वहां पर भी वेस्ट जनरेट होता है। उस वेस्ट को अगर मैं सॉइल में मिला लूं कुछ परसेंटेज तक, तो सॉइल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारे मेथड हम सबग्रेड को स्टेबलाइज करने के लिए करते हैं। अब जैसे ही मेरा सबग्रेड स्टेबलाइज हो गया, मतलब कि फाउंडेशन ही बहुत स्ट्रांग हो गई, तो उसके ऊपर जो आप ले डाउन करोगे, जो भी बिटुमिनस पेमेंट या फिर आप सीसी पेमेंट जो भी आप ले डाउन करोगे, दैट वुड ऑल्सो गेट इनफ सपोर्ट फ्रॉम द बेस। ठीक है, तो समझ में आया बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी हम पेवमेंट को ले डाउन करेंगे तो सबग्रेड की स्ट्रेंथ भी चेक करेंगे। सबग्रेड को अगर ओके है स्ट्रेंथ तो कोई बात नहीं है, हम मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे, अपने एग्रीगेट के टेस्ट लगा लेंगे, विटामिन के टेस्ट लगा लेंगे। उनके टेस्ट रिजल्ट्स के बेसिस पर हम उसकी सूटेबिलिटी फिक्स कर देंगे कि ये वाला एग्रीगेट मेरा हाईवे में यूज होगा, ये वाला एग्रीगेट मेरा बिल्डिंग्स में यूज होगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स और डिपेंडिंग अपॉन द सूटेबिलिटी वी विल यूज द एग्रीगेट you can say at different you can say place। ठीक है, सबग्रेड के लिए अलग हो गया, बिल्डिंग के लिए अलग हो गया। तो मैं टाइप्स आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, इनके टेस्ट भी आपने देख लिए हैं। ये वाला जब एब्रेजन टेस्ट हम करते हैं बेसिकली, तो इसमें स्टील बॉल्स होती हैं, 8 स्टील बॉल्स होती हैं। स्टील बॉल्स का कुछ वेट होता है, वो जो स्टील बॉल्स हैं टकराती हैं एग्रीगेट से और एग्रीगेट को फोड़ती हैं मतलब क्या, इम्पैक्ट लोडिंग लग रही है, एब्रेड हो रहा है आपका एग्रीगेट। ठीक है, एब्रेड हो रहा है तो मुझे पता चल जाता है कि कितनी इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो लॉस एंजलिस टेस्ट जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो ये साउंड पोल्यूशन बहुत करता है। साउंड पोल्यूशन इन द सेंस क्या, इसमें आवाज बहुत आती है। तो जब भी आप इसको परफॉर्म करते हो तो आप लैब का गेट बंद कर देते हो। ठीक है, और आप इसको चलने देते हो मशीन को। मशीन घूमती रहती है, रिवॉल्व होती रहती है अराउंड दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हम देख लेते हैं, फिक्स कर देते हैं रोटेशन को 32-33 आरपीएम। ठीक है, 500 टाइम एटलीस्ट की रोटेशन होता रहे और एग्रीगेट मेरा जो है लॉस एंजलिस टेस्ट की मदद से एब्रेड होता रहे। ठीक है,
ये पूरा आपका आयरन सिलेंडर होता है, इसकी आयरन की केसिंग होती है, बॉल्स जो होती है इसके अंदर 8 बॉल्स दैट आर ऑफ स्टील। बेसिकली ये आपके टेस्ट थे जो एग्रीगेट पर यूज होते हैं। ज्यादातर हम बात करें तो एवरेजिंग वैल्यू के लिए मेरा लॉस एंजलिस टेस्ट ही मोस्टली प्रेफर्ड होता है, इसको ही हम यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको 2 टेस्ट और बताए थे, डेवल्स टेस्ट और डाउरीज टेस्ट। डेवल्स एट्रीशन टेस्ट भी कुछ सर्कमस्टेंसेस में यूज होता है जहां पर हमारे पास लॉस एंजलिस टेस्ट अवेलेबल नहीं होता है, वहां पर हम डेवल्स एट्रीशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डेवल्स एट्रीशन टेस्ट को हम वहां पर परफॉर्म करते हैं। तो ये तो थी मेरी बेसिकली, मैं बात करूं एग्रीगेट की बात, ठीक है। अब जब भी हम, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की जब भी हम बात करेंगे तो कंक्रीट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ यू कैन से cement, fine aggregate, coarse aggregate and your water. Okay. And in certain cases, some admixtures are also being added to the paste in order to change the properties. ठीक है, एडमिक्सचर्स भी हम कुछ ऐड करते हैं जब हम कंक्रीट अपनी बनाते हैं, तो उसमें कुछ हमें एडमिक्सचर्स ऐड करने होते हैं। एडमिक्सचर्स का अब रोल क्या है? व्हाट आर एडमिक्सचर्स? ओके, anything which is added to the concrete other than your water, or you can say binding material or fine aggregate, or you can say coarse aggregate, are referred as admixtures. तो admixtures क्या है? admixtures basically वो मटेरियल है जो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर को छोड़ के हम कंक्रीट में इनके अलावा जो मिलाते हैं, जिनसे कि कंक्रीट की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। एज प्रॉपर्टीज चेंज क्यों करनी है? कहीं किसी केस में हमें चाहिए कि कंक्रीट मेरी जल्दी सेट हो जाए, कहीं चाहिए मुझे देर से सेट हो। ठीक है, अगर मुझे चाहिए क्विक सेटिंग करनी है तो एक्सेलरेटर्स मुझे मिलाने पड़ेंगे। धीमी सेटिंग करानी है मुझे तो मुझे रिटार्डर मिलाने पड़ेंगे। ठीक है, तो रिटार्डर्स भी मिलाए जाते हैं। रिटार्डर्स का काम क्या है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम कर देंगे, सेटिंग टाइम को आपके रिटार्ड कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, एक्सेलरेटर क्या करेंगे? एक्सेलरेटर एक्सेलरेट कर देंगे। ठीक है, प्लास्टिसाइजर्स भी हम यूज करते हैं, कुछ प्लास्टिसाइजर्स भी हम यूज करते हैं। प्लास्टिसाइजर्स क्या करते हैं? वर्केबिलिटी को बढ़ा देते हैं कंक्रीट की। वर्केबिलिटी क्या होती है? वर्केबिलिटी इज बेसिकली द ईज टू वर्क विद कंक्रीट। ईज टू वर्क विद कंक्रीट का मतलब क्या होता है? कंक्रीट जब आपने कंक्रीट बनाई उसको आपको प्लेस भी कराना है। ठीक है, मिक्सिंग भी करानी है प्रॉपरली। मिक्सिंग, प्लेसिंग और ले डाउन करने में मदद मिले, दैट इज योर वर्केबिलिटी। ओके, तो वर्केबिलिटी भी बढ़ा देता है प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसिटी भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिसाइजर जो हम यूज करते हैं बेसिकली वो ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। बेसिकली प्लास्टिसाइजर्स करते क्या है? सबसे पहला एडमिक्सचर जो मैं बात कर रहा हूँ वो पहला एडमिक्सचर है मेरा प्लास्टिसाइजर। तो प्लास्टिसाइजर क्या करता है? वाटर सीमेंट रेशो में थोड़ा सा वाटर का रिडक्शन कर देता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो रहा है? बेसिकली वाटर सीमेंट रेशो में वाटर का रिडक्शन हो रहा है, सीमेंट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सीमेंट ज्यादा हो रहा है। सीमेंट इज बेसिकली अवेलेबल फॉर द बाइंडिंग, एंड when cement is more available for the binding, that means the strength is enhancing. तो प्लास्टिसाइजर्स को हम यूज करके स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं बेसिकली। और जो प्लास्टिसाइजर जो हम यूज करते हैं अपनी कंक्रीट में, जनरली उसका जो डोज होता है वो 0.1 to 0.4% तक वेरी करता है। मतलब आपको बहुत ही कम अमाउंट में प्लास्टिसाइजर मिलाना है, लगभग 0.1 से 0.4% तक मास ऑफ कंक्रीट का जो मास है उसका लगभग 0.1 से 0.4% तक का मास हम ऐड करेंगे एडमिक्सचर्स का। बेसिकली एडमिक्सचर्स हम कौन कौन से यूज करते हैं? जब हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, प्लास्टिसाइजर्स की बात करेंगे, तो बेसिकली यूज जो हम करते हैं वो पॉलीग्लाइकॉल होता है। पॉलीग्लाइकॉल होता है, ईस्टर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोलिक एसिड होता है। ये सारे हमारे प्लास्टिसाइजर्स हैं। लिग्नोसल्फेट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्लास्टिसाइजर्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एडमिक्सचर होता है रिटार्डर्स। रिटार्डर्स बेसिकली 2
रिटार्डर का काम क्या है, ये डिले करता है मेरी केमिकल प्रोसेस को डिले करता है। दैट मीन्स जो हाइड्रेशन प्रोसेस चल रही होती है मेरी सीमेंट की, बेसिकली कंक्रीट में, उसको ये स्लो कर देता है। ठीक है, जैसे ही स्लो कर देगा तो क्या होगा, सेटिंग टाइम उसका कम हो जाएगा। ठीक है, सेटिंग टाइम उसका बढ़ जाएगा। रिटार्डर्स आर बेसिकली यूज्ड टू एक्सीलरेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टू नेगोशिएट लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन पीरियड्स। ओके, इसका भी जो डोज होता है बेसिकली वो 0.1 से 0.2% यूज करते हैं। ठीक है, और जो सीमेंट का आप कहो कि सीमेंट और यू कैन से कंक्रीट की जो मिक्सिंग पीरियड है अराउंड आपका, अगर आप रिटार्डर मिला देते हो कंक्रीट में तो 72 आवर्स तक डिले कर सकता है ये सेटिंग टाइम। जो आपका सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है सीमेंट का? कैन एनीबडी टेल मी द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस और नो? कैन यू टेल मी द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, हाउ मच इट इज? सीमेंट तो आपने पढ़ लिया है ना, यस और नो? सर 30 मिनट्स। यस, 30 मिनट्स आपका। और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स। यस, तो जब हम रिटार्डर मिलाएंगे तो ये सेटिंग को आपकी डिले कर देता है 72 घंटे तक। 72 घंटे तक जो आपकी सेटिंग है उसको डिले कर सकता है अगर आपने इसको 0.1% से लेकर 0.2% तक मिलाया। अब जो आपके कॉमनली यूज्ड रिटार्डर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट इज अ गुड रिटार्डर। शुगर भी होता है। शुगर, अगर आपको सेटिंग टाइम को रिटार्ड करवाना है तो आप थोड़ा सा शुगर उसमें मिला दीजिए, दैट इज ऑल्सो अ रिटार्डर। स्टार्च भी आपका एक रिटार्डर होता है। स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये सारे आपके रिटार्डर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सेलरेटर्स। ठीक है, अब एक्सेलरेटर्स का काम क्या है? बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स विच डेवलप्स हायर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ एज इट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सर्टेन वर्क्स। अब जैसे कुछ कामों में हमें हायर गेन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए, जल्दी हमें हायर रेट ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाए, जैसे प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो। प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन आजकल बहुत होने लगा है। ठीक है, कोल्ड वेदर से कंक्रीटिंग कर रहे हो आप, कोल्ड वेदर में आप कंक्रीटिंग कर रहे हो तो उस केस में पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो पेवमेंट का जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ट्रैफिक को ज्यादा टाइम के लिए आप डिले नहीं कर सकते, तो आप जो आपकी कंक्रीट आप यूज कर रहे हो उसमें आप एक्सेलरेटर्स मिलाओ। ठीक है, तो ये सारे काम, रोड का कहीं रिपेयर वर्क कर रहे हो, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन करना है, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करनी है, ठीक है, पेमेंट का कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, वेयर यू कैन से फॉर्म वर्क इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन। अब आपको पता है फॉर्म वर्क जानते हो आप लोग क्या होता है? जैसे बीच सेंटिंग, स्ट्रिंग, ये सब आपके फॉर्म वर्क होते हैं। कॉलम्स में यूज होता है फॉर्म वर्क, आपका स्लैब बनाने में यूज होता है, बीम बनाने में यूज होता है। तो फॉर्म वर्क क्या होता है? उतना ही अमाउंट में अगर फॉर्म वर्क है, हमें उसी फॉर्म वर्क को जगह जगह यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक्सेलरेटर्स मिला देंगे जिससे क्या जल्दी सेटिंग हो जाए और जो हमारा फॉर्म वर्क है एक प्लेस से दूसरे कंस्ट्रक्शन में भी यूज हो जाए। तो बेसिकली जो एक्सेलरेटर्स होते हैं उनके कुछ जो एग्जाम्पल होते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको एक बता चुका हूँ। कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड इज बेसिकली CaCl2 इज अ गुड एक्सेलरेटर। सिलिकेट्स भी होते हैं, सिलिकेट्स आप यूज कर सकते हो, सिलिकेट्स भी अच्छे एक्सेलरेटर्स होते हैं। कुछ फ्लोरोसिलिकेट्स भी होते हैं, फ्लोरोसिलिकेट्स भी होते हैं। इथेनॉलिन अमाइन भी यूज होता है, ट्राइइथेनॉलिन अमाइन, दीज आर गुड एक्सेलरेटर्स। ठीक है, तो ये आपके एक्सेलरेटर्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो कंक्रीट में। अब आपके नेक्स्ट टाइप के अगर मैं एडमिक्सचर्स की बात करूं तो एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स होते हैं। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स का क्या मतलब होता है? एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स का? कैन एनीबडी टेल मी? एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स हम कहाँ यूज करते हैं, क्या यूज होता है इनका? हम जानते हैं कि जो मेरे वॉइड्स हैं, जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वॉइड्स में मेरे क्या होता है? एयर रहती है बिटवीन दी यू कैन से एग्रीगेट एंड यू कैन से सीमेंट एंड योर टैंक।
whenever we are mixing it, large amount of, you can say, void is in void air is being occupied, तो air रहती है, हम वैक्यूम तो क्रिएट कर ही नहीं सकते कभी, तो एयर तो प्रेजेंट रहेगी, तो उस एयर को हमें रिलीज आउट करने के लिए एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर देते हैं एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स के द्वारा। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर जैसे आप ऐड करते हो तो एयर बबल्स बन के मिलियंस ऑफ एयर बबल्स बन जाते हैं, वॉइड में एयर बबल्स आउट आ जाते हैं, स्लिप पास कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज कॉन्क्रीट की इससे मॉडिफाई हो जाती है। जब आप एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स डालते हो तो कॉन्क्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है, मतलब प्लेसिंग और मोल्डिंग और कॉम्पैक्टिंग करने की जो ईज होती है वो बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। जो सीग्रीगेशन ऑफ ब्लीडिंग होती है कंक्रीट की वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सीग्रीगेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सीग्रीगेशन? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज सीग्रीगेशन? सीग्रीगेशन का मतलब क्या है? सीग्रीगेशन बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कंक्रीट के वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि एग्रीगेट आपका पानी अलग हो जाए, एग्रीगेट और यू कैन से मोटार अलग हो जाए। अगर पानी पूरी तरीके से कंक्रीट से अलग हो जाए, मोटार से सॉरी अलग हो जाएगा, सो दैट इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब कि वाटर जो है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम दी यू कैन से योर एग्रीगेट एंड सैंड मिक्सचर, ठीक है, दैट इज योर ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन में क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट आपस में सेपरेट हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं रह जाता। तो अगर ऐसा होगा, सेग्रीगेशन होगा और ब्लीडिंग होगी तो ये हार्मफुल होती है मेरी कंक्रीट के लिए। तो मुझे ध्यान रखना है कि जब भी मैं मिक्सचर यूज कर रहा हूँ कंक्रीट का, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स का जो मिक्स है इट शैल बी सच दैट देयर शैल बी मिनिमम सेग्रीगेशन एंड मिनिमम ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन एंड मिनिमम ब्लीडिंग शैल बी देयर, ठीक है। तो ये जो एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स हैं इनके भी कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो आपके जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं, जितने भी मेरे फैटी एसिड्स होते हैं वो सब एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स की तरह काम करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड इजीली अवेलेबल होता है, H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज बेसिकली ऑल्सो यूज्ड एज एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर, ठीक है। एल्यूमिनियम का पाउडर अगर हम यूज करें तो वो भी आपका एल्यूमिनियम पाउडर भी एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर की तरह यूज होता है, एल्यूमिनियम का पाउडर। तो बेसिकली ये आपके एडमिक्सचर्स थे, ठीक है। अब हम अपनी कंक्रीट के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ बेसिकली अब हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि वर्केबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो वर्केबिलिटी में आपको बोल रहा था ईज टू वर्क विद कंक्रीट, ओके। तो जो भी amount of internal work that is needed against the friction to be done by the concrete to achieve its full compaction, or it may be referred as ease with which concrete can be mixed, transported, placed, compact and finished, that is your workability। मतलब workability क्या है, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा प्रेजेंट होगा उतनी कम आपकी वर्केबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। वर्केबिलिटी बेसिकली क्या है आपकी, जिसकी आप कंक्रीट के साथ अच्छे से काम कर सको, मतलब कि कंक्रीट को आप मिक्सिंग भी अच्छे से कर सको, उसको ट्रांसपोर्ट भी करवा सको, उसको उसकी प्लेसिंग भी प्रॉपरली कर सको, कॉम्पैक्ट भी कर सको, उसका फिनिशिंग भी प्रॉपरली कर सको, ठीक है, ईज के साथ कर सको। तो वर्केबिलिटी इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प इन प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द कंक्रीट, कॉम्पैक्टिंग ऑफ द कंक्रीट एंड फिनिशिंग ऑफ द कंक्रीट। वर्केबिलिटी जो है कई फैक्टर्स पे आपकी डिपेंड करती है। वर्केबिलिटी आपकी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर होंगे? अब वर्केबिलिटी किस किस चीजों पे डिपेंड करेगी? वाटर के एडिशन पे डिपेंड करेगी, आपके मिक्स प्रोपोर्शन पे डिपेंड करेगी। मिक्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो क्या है, क्या आपने एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो किया है, शेप ऑफ द एग्रीगेट क्या है, कौन सा एग्रीगेट आपने यूज किया है, स्पेरिकल एग्रीगेट यूज किया है, राउंडेड एग्रीगेट यूज किया है, फ्लेकी एग्रीगेट यूज किया है, साइज क्या है आपके एग्रीगेट का, एग्रीगेट किस साइज का आपने यूज किया है, एग्रीगेट का टेक्सचर क्या है, ग्रेडिंग क्या है एग्रीगेट, और आपने जो एडमिक्सचर यूज किया है उस पर भी वर्केबिलिटी बेसिकली डिपेंड करती है।
ठीक है, तो वाटर कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि केवल वाटर कंटेंट को ही बढ़ाते जाओ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बोलते हैं कि आप वाटर कंटेंट बढ़ाते जाओ, ठीक है, तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। वो फ्लूइडिटी होती है कंक्रीट में। जितना ज्यादा आप पानी मिलाते जाओगे, केवल अकेले अगर मैं पानी की बात करूं तो आपने पानी अगर बढ़ाते गए तो वो लिक्विड फॉर्म में बढ़ती जाएगी। तो दैट मीन फ्लूइडिटी इज इंक्रीजिंग, दैट इज नॉट द वर्केबिलिटी। ठीक है, फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, वर्केबिलिटी नहीं बढ़ेगी। जब भी मैं वाटर कंटेंट की बात करूंगा तो जितना वाटर कंटेंट आप बढ़ा रहे हो उतना सीमेंट का कंटेंट भी अगर आप बढ़ाओगे तो आपकी वर्केबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, so whenever you want to increase the workability with the help of increment in the water, the relative amount of, you can say, cement content needs also to be enhanced। मतलब कि जितना आप वाटर बढ़ा रहे हो मिक्सचर में उतना ही आपको सीमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा साथ साथ। वाटर सीमेंट रेशियो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट रहेगा, दोनों बढ़ रहे हैं तो आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। नियर एडिशन ऑफ, यू कैन से, वाटर does not enhance the workability, okay, it simply enhance the fluidity। इसको याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। लोग सोचते हैं कि पानी बढ़ाते जाओ और वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। साथ में आपको सीमेंट कंटेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। नियर एडिशन ऑफ वाटर इज नॉट यूजफुल फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ वर्केबिलिटी, इट इंक्रीजेस द फ्लूइडिटी बेटर। ओके, अब मिक्स प्रोपोर्शन की मैं बात करूं तो जितना ज्यादा मेरा एग्रीगेट सीमेंट रेशो होगा उतनी ही मेरी कंक्रीट लीनर होगी। ओके, उतनी ही मेरी कंक्रीट लीनर हो जाएगी। लीनर मतलब पतली हो जाएगी आपकी और वो लो वर्केबिलिटी कर देगी, वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो अगर आपका ज्यादा हो जाए, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो ज्यादा हो जाएगा मतलब क्या हो रहा है इसका, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है। कैन एनीबॉडी टेल मी इफ एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो इज मोर, व्हाट डज इट सिग्निफाई? Am I audible? Yes, sir. Am I audible? One way communication is going on. I think you all are sleeping or what? See, it is a theoretical subject, but you might understand. You should understand the concept. Can anybody tell me what is aggregate to cement ratio? Aggregate to cement ratio बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? Aggregated cement. Are you all there? Am I audible?